ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर के बारे में बात कर रहे हैं आज। ट्रोपोस्फेयर जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट है, वहां पर जो स्कैटरिंग होती है, इसे हम ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, जहां पर हम प्रोपोगेशन देखेंगे वीएचएफ और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रोपो स्कैटर भी कहते हैं, ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, जिसमें हम माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। और जो डिस्टेंस होगा करीब आपका 300 किलोमीटर, ऑफन 300 किलोमीटर तक आप बात कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन, कैसा टेरेन है, ये किलोमीटर्स बढ़ भी सकते हैं। टेरेन हो गया, क्लाइमेट फैक्टर्स हो गया। तो ये जो तरीका है प्रोपोगेशन का, प्रोपोगेशन मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का, माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स का मूवमेंट। तो जो तरीका है ये प्रोपोगेशन का, ये ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर फिनोमेना यूज करता है, इसीलिए हम इसे ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर कहते हैं। जहां पर रेडियो वेव्स यूएचएफ और एसएचएफ फ्रीक्वेंसीज में, ये फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे अभी, ये स्कैटर होते हैं रैंडमली। जैसे ये ट्रोपोस्फियर के थ्रू पास होते हैं, तो ये रैंडमली स्कैटर होते हैं। स्कैटर यानी अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल से टकराते हैं तो इधर उधर बिखरते हैं। तो जो रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में, वो ट्रांसमिट किए जाते हैं बहुत नैरो बीम, यानी बहुत एक छोटी बीम के को लेके, बीम मतलब इसकी विड्थ बहुत कम होती है, और जस्ट ये जैसे हॉरिजॉन है, इस हॉरिजॉन के जस्ट ऊपर आप इसको भेजते हैं, और फिर ये जाता है और यहाँ रिसीवर स्टेशन पे, उस रिसीवर स्टेशन के डायरेक्शन में भेजते हैं। और उसके बाद जैसे ये सिग्नल यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में जाता है, तो कुछ एनर्जी है वो यहाँ से स्कैटर होके, जैसे सब बिखरते हैं, तो कुछ वापिस आती है अर्थ, यानी कि आपके अर्थ की तरफ। और फिर जो रिसीवर है यहाँ पर, वो इस स्कैटर्ड सिग्नल को पिक कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जो सिग्नल है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और इसमें लिमिटेशन भी होता है लाइन ऑफ साइट एप्लीकेशन का। जहां पर ये जो सीन की बात कर रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट में जो सीन मतलब एक दूसरे को देखने की जो बात है, इसमें जो रिसीवर और सेंडर है वो एक दूसरे को देखने चाहिए, इस तरीके की बात लाइन ऑफ साइट में होती है। लेकिन जो कम्युनिकेशन डिस्टेंस है, वो मुश्किल से आपका जो हॉरिजन है, हॉरिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका कर्वेचर भी आता है अगर इन डिस्टेंसेस के बारे में बात करें आप, तो कम्युनिकेशन डिस्टेंस ये लिमिटेड होते हैं विजुअल हॉरिजन के कारण। और ये करीबन 48 से लेकर 64 किलोमीटर तक आप बात कर सकते हैं लाइन ऑफ साइट में, जब आप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में इस तरीके से आमने सामने बात करते हैं। लेकिन जो ट्रोपोस्कैटर है, ये आपको हॉरिजॉन से भी आगे, यानी लाइन ऑफ साइट न होते हुए भी आपको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की प्रक्रिया, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन दो बॉडी में, यानी सेंडर रिसीवर में, करीबन 300 किलोमीटर तक को आपको ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें खास बात यह है कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये काफी टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट यानी यहाँ काफी मूवमेंट हो रहा होता है, क्योंकि देखिए काफी मॉइस्चर है यहाँ पर, जो ट्रोपो स्कैटर या ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर करता है रेडियो सिग्नल्स का। और इस कारण से क्या होता है, कुछ रेडियो एनर्जी आप रिसीविंग एंटीना से ले सकते हैं, कुछ एनर्जी, ऐसा नहीं कि पूरी एनर्जी, क्योंकि ये पूरी एनर्जी वापस मिलना बहुत मुश्किल है ट्रोपोस्फेरिक से। और जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमिशन की, वो करीबन 2 गीगाहर्ट्ज होती है, जो बड़ी सुटेबल है। दिस इज बेस्ट सूटिंग फॉर ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर सिस्टम, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर जो वेवलेंथ है सिग्नल की, वो इंटरेक्ट करती है मॉइस्चर से। टर्बुलेंट एरिया है क्योंकि यहीं पे सारे मौसम हो रहे हैं, बादल बन रहे हैं, मॉइस्चर है, और काफी चीजें यहाँ हो रही होती है। तो जो टर्बुलेंट एरिया है यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में, वहां पर ये जब ये रेडियो सिग्नल्स यहाँ पर टकराते हैं, तो इस पर्टिकुलर 2 गीगाहर्ट्ज पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो बढ़ता है, जो हमें चाहिए, एसएनआर जिसे कहते हैं। तो जो रेडियो वेव्स है, वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से अपना रास्ता अपना सकते हैं हॉरिजन पे, अगर जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो इनको बेंड करे, स्कैटर करे, रिफ्लेक्ट करे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को। इसे ही हम ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन की संज्ञा देते हैं, या हम एक सिंपल में जो अमूमन इस पे काम करते हैं वो इसे ट्रोपो ही कहते हैं। ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन ये इफेक्ट करता है वायरलेस कम्युनिकेशन को, और आपकी रियूजेबल रेंज को भी बढ़ा सकता है, बट ऑल्सो कंपाउंडिंग इंटरफेरेंस प्रॉब्लम। इसमें इंटरफेरेंस प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल आप यहाँ पर भेज रहे हैं
वापस ले रहे हैं, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, दिस इज अनगाइडेड मीडियम। आप केवल रिलाई कर रहे हैं जो ट्रोपोस्फेयर में जो भी नेचुरल चीजें हो रही हैं। तो जिसे हम जैसे ट्रोपोस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म कह रहे हैं, इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम एक तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, उसे हम बेंडिंग कहते हैं। तो जो हवा है, एयर जो एटमॉस्फेयर में है, ये रेडियो वेव प्रोपोगेशन स्पीड को कम करती है। अगर आप इसी स्पीड को वैक्यूम में देखें तो वो अलग होगी, लेकिन जब वो एयर पे जाएगी, ये आपका ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन या फिर प्रोपोगेशन एयर में कम होता है। अगर आप उसको वैक्यूम से कंपेयर करें तो जितनी ज़्यादा एयर डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा एयर आपकी वेव्स को रोकेगी या स्लो करेगी। और इसी कारण से जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। जो डेंसिटी और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहाँ है? दे आर हाईएस्ट नियर द सरफेस। सरफेस के पास काफ़ी होता है, फिर अर्थ सरफेस से ये ऊपर जाके और कम होने लगता है। तो ये एक आपको प्रक्रिया, एक तकनीक देता है जिससे आप रेडियो वेव्स को एक बड़ी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम VHF 30 से 300 मेगाहर्ट्ज या फिर UHF 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, तो आप इसको 30 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक समझिए। तो ये प्रक्रिया देता है आपको ये एयर कि आप यहाँ से भेज के इस रेंज में वापस पा सकते हैं। तो होता यह है कि जो वेव हम हॉरिजॉन्टली भेजते हैं वो अर्थ का कर्वेचर लेके हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर तक ये जा सकती है। जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्कैटर करता है, और खासतौर पे जो रेडियो वेवलेंथ है उनको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसे हम ट्रोपोस्कैटर भी कहते हैं। और UHF और माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसीज 300 से मेगाहर्ट्ज से ऊपर, यहाँ पर आप इसको ज़्यादा देखा जाता है। और जो थोड़ा सा ऊपर अर्थ कर्वेचर के ऊपर अगर आप इसको इस तरीके से भेजेंगे तो काफ़ी दूरी तक आपको एक डिस्टेंस वाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। और ज़्यादा जो कम्युनिकेशन रेंज है वो आप फ्लैट सरफेस जिसमें एंडुलेशंस कम हो, क्योंकि यहाँ पर फिर ये कम्युनिकेशन को रोकेगा। या फिर अगर आपका वाटर है तब तो बहुत ही अच्छा है। जो स्कैटर वेव्स हैं वो बहुत वीक होते हैं। आप सोचिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप केवल यहाँ पर रेडियो वेव सिग्नल भेज रहे हैं और आपको वापस पाना है 200-300 किलोमीटर पे। तो इसीलिए आपको जो ट्रांसमीटर है वो भी बहुत हाई पावर चाहिए, और रिसीवर्स भी बहुत सेंसिटिव चाहिए। यानी जो रिसीवर सेंसिटिविटी है वो आपको बहुत उम्दा चाहिए। दूसरा जो इसमें थोड़ा कम लेकिन जो एक ड्रामेटिक इफेक्ट आप देखेंगे ट्रोपो में, उसे हम कहते हैं डक्टिंग इफेक्ट। डक्टिंग यानी एक तरीके से पाइप समझ लीजिए। जब यहाँ पर एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बाउंड्री बन जाती है एयर मासेस की, जो अलग अलग जिनकी अलग अलग डेंसिटी है, तो जैसे ही एक ठंडी कूल एयर मास आपको कूल एयर मास ओवरले करेगी वार्म गर्म एयर मास पे, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कोल्ड ऑफ फ्रंट और कोल्ड जो आपके अलग अलग फ्रंट्स बन जाते हैं। तो रेडियो वेव्स UHF और VHF पे वो यहाँ पर जैसी टकराती हैं तो ये पूरा एक नियर ग्रेजिंग एंगल पे आपको यूं कम्युनिकेशन मिलता है। और क्योंकि रेडियो वेव्स दे आर आल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से तो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिजल्ट इसका क्या होगा, इस कारण से आपको काफी दूरी तक, मतलब काफी दूरी तक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट टकराने से और वापस जाने से फिर आने से आपको एक अच्छा डिस्टेंस मिल जाएगा कम्युनिकेशन का। तो डक्टिंग आपको जितना नॉर्मल है एक ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन में, उससे ऊपर लॉन्ग रेंज रेडियो रिसेप्शन FM ब्रॉडकास्ट में भी मिलता है, जैसे आप देखते हैं 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये चीज़ें आप सारी अगर आप एटमॉस्फेरिक वाइज देखें, जो वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, टर्बुलेंस है, डक्टिंग है, ये सारी चीज़ आपके इस कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। जो ट्रोपोस्फेयर है वो अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट पोर्शन है, और वेदर सारे यहीं बनते हैं, ठंडी गर्मी पानी बरसात। 80% इसमें जो एटमॉस्फेयर है, पूरे एटमॉस्फेयर का 80% मास इसमें है, और 99% पानी वाटर वेपर इसमें मौजूद है आपके ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर आपके ग्राउंड से शुरू होता है और इसकी हाइट
हर जगह मतलब वेरी करती है, इसको आप एक एग्जैक्टली हाइट नहीं कह सकते। तो इक्वेटर पे तो 20 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं इसको, और फिर 17 किलोमीटर मिड ऑल्टीट्यूड्स पे और 9 किलोमीटर नियर द पोल्स इन द समर। तो 20 से 9 किलोमीटर तक है, इसको 9 से 14 किलोमीटर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर इरेगुलर है, प्रेशर है, वाटर वेपर है, क्योंकि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, टर्बुलेंस है, उन सब के कारण, इन इरेगुलरिटीज के कारण यहाँ पर जो ये चीजें हो रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्रैक्ट करता है, बेंड करता है। उसे ही हम ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर का बेसिस मानते हैं। तो ट्रोपोस्कैटर तब होता है जब दो स्टेशन है, दोनों एक देखिए यहाँ पर सेंडर है या रिसीवर है, तो जब ये आपस में एक ये कॉमन वॉल्यूम बनाते हैं, इसे कॉमन वॉल्यूम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। और ये जो आपका एक कॉमन वॉल्यूम बन रहा है, ये इस सिग्नल को रीडायरेक्ट करता है, एक तरीके से सिग्नल को डायरेक्ट करता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। ये कॉमन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर डायग्रामेट्रिकली इसे देखा जाए तो ये ट्रांसमिटिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है, और यहाँ पर ये स्कैटर वॉल्यूम है। ये आपका स्कैटर एंगल कह रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कैटर एंगल है। ये भेजने वाला एंगल है, ये लेने वाला एंगल है, रिसीव करने वाला एंगल है। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर है, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। तो करीबन 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक, देखिए अमूमन इसको 300 किलोमीटर तक का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छी प्रक्रिया अपनाएंगे तो आपको 100 से लेकर 700 किलोमीटर तक रेंज मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया 140 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक आप इसको इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, स्कैटर वॉल्यूम इस तरीके से क्रॉस हैचिंग में दिखाया गया है, और इसे हम स्कैटर एंगल कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, वो है आपका टेक ऑफ एंगल। ये जो टेक ऑफ एंगल है, ये वो मिनिमम एंगल होता है जो सारे जितने भी बीच में आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, वे पहाड़ भी होंगे, वो सबको ये क्रॉस कर देगा। वो आपका मिनिमम एंगल, बहुत कम एंगल होता है, बहुत ही कम एंगल होता है। ये आपका एक एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर आपका एंटीना है। तो आप अगर इतने हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे इसको ऊपर रखेंगे तो ये इसको क्रॉस कर देगा। और यहीं पे अगर नेगेटिव टुक ऑफ या टेक ऑफ एंगल देखें तो हॉरिजॉन्टल से आपको इतना एंगल करना पड़ेगा ताकि ये इसको क्लियर कर दे। तो ये जो हॉरिजन है, इसको सारे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए जो एंगल आपसे भेजते हैं सेंटर से, उसे हम टेक ऑफ एंगल कहते हैं। और टेक ऑफ एंगल पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि एंटीना के साइड पे है, ऑब्स्ट्रक्शन कौन कौन से आ रहे हैं बीच में, और उनका डिस्टेंस क्या है, ये हम अभी फार्मूला में देखेंगे, ये सब आएंगे बीच में। तो टेक ऑफ एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो हाई गेन एंटीनास है, हाई गेन एंटीना जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर चाहिए आपको, और रिसीवर जो है उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो हाई गेन एंटीनास है, जिनकी जो बीम विड्थ है बहुत बड़ी छोटी होती है, तो ये एक बढ़िया सा स्कैटर वॉल्यूम बनाएंगे, जो कि लो गेन एंटीना जिनकी जो बीम विड्थ ज्यादा होती है, उसमें थोड़ा आपको कम मिल पाएगा। इसीलिए जो हाई गेन एंटीनास है, वो आप इसे सोच सकते हैं कि they would be expected to result in less scattered signal due to the small volume। इसका मतलब ट्रोपोस्कैटर लॉस ज्यादा होगा इसमें। बट अगर आप देखें जो थ्योरी है ट्रोपोस्कैटर पाथ लॉस की, ये अभी भी एक डिस्कशन का विषय है। तो इस लॉस को देखना है हमें किस तरीके से, बेसिकली तो यही है कितना भेज रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग देखेंगे कि हमको बहुत हाई अगर मिलेगा तो बहुत कम विड्थ होगी, बहुत कम वॉल्यूम बनेगा, बहुत लो करेंगे तो बहुत बड़ी विड्थ हो जाएगी। तो हमको कुछ बीच में इसके गेन देखने पड़ेंगे एंटेनास के। इसका मतलब यह है कि हम इसमें एम्पेरिकली सालों से जो हमने भेजा, जितना रिसीव किया, उसके हिसाब से हम पाथ लॉस देखेंगे। और जो लॉस आएगा, चाहे वो पाथ का हो, फ्रीक्वेंसी का हो, बीम विड्थ का हो, और स्कैटरिंग एंगल हो, ये फंक्शन है टेक ऑफ एंगल का बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। और जो ग्रेट सर्कल है, जो ग्रेट सर्कल बनेगा दो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग साइड पे, ये सब इसमें आएगा। अगर प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो आप लेंथ, फ्रीक्वेंसी, बीम विड्थ, एंटीना की हाइट रेडियो हॉरिजन की जो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर रही है या उसके ऊपर भेजा जा रहा है, और डिस्टेंस जितना ऑब्स्ट्रक्शन का, जैसे जो मैंने अभी पहाड़ दिखाए थे आपको, वो हर एक स्टेशन से कितना है। इसके अलावा ये NS यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज करता है पाथ लॉस के कंप्यूटेशन में। और
अगर एनएस हम नॉर्मली जो भी आगे आप देखेंगे एनएस अगर हम कांस्टेंट लें तो भी हमारा अमूमन वैसे फिगर आता है जैसे हम रिसीव करते हैं। तो कॉलिंस साहब थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले बनाए, एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं उनके। तो कॉलिंस का जो फॉर्मूला है ट्रोपोस्केटर लॉस का है, उनके हिसाब से जैसे ही टेक ऑफ एंगल इंक्रीज होता है -1 से 0 डिग्री 11 dB का लॉस हो जाता है। 11 dB, आप जानते हैं 11 dB कितना होता है। डीबी क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल लॉग रिप्रेजेंटेशन है, जो पावर रेशियो ऑफ पावर का लॉग रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे ही आप ये एंगल जैसे इंक्रीज होगा आपका, तो और बढ़ाएंगे तो जैसे मैंने कहा -1 से 0 11 dB का लॉस, और 0 से 1 बढ़ाएंगे तो 20 dB का लॉस हो जाएगा। 20 dB काफी होता है। फिर आप मान लीजिए एंगल को 2 डिग्री करते हैं तो 28 dB का लॉस है। अगर 3 डिग्री पे ले जाते हैं आपको, तो आपको करीबन 34 dB का लॉस मिलता है, सिग्नल लॉस। फिर ये हिसाब है, कॉलिंस के बाद ये हिसाब है। ये हिसाब क्या बोलते हैं? ये हिसाब जो बोलते हैं वो ज्यादा लॉसेस के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आप ये 3 डिग्री टेक ऑफ बनाते हैं तो 43 dB का लॉस हो जाएगा, 43 dB का लॉस। तो ये फॉर्मूला भी है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज जो देखी जा रही है, दोनों ही कॉलिंस साहब ने भी ये साहब ने कहा कि जो टेक ऑफ एंगल है इस पर बहुत जरूरी ध्यान देना है आपको। तो अगर आप आइडियल कंडीशन लें जिसमें टेक ऑफ एंगल विल बी हॉरिजॉन्टल लिमिटेड, यानी कि आपका केवल जो पहाड़ बीच में आ रहे हैं, और अगर नहीं है इसमें कोई हॉरिजॉन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर हम इसको आइडियल कंडीशन कहेंगे। तो जितना ज्यादा आप एंटीना को ऊपर रखेंगे द बेटर, उतना अच्छा आपका टेक ऑफ एंगल होगा, चाहे आपका हॉरिजॉन हो चाहे ना हो। हॉरिजॉन मतलब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग आपके लॉसेस हैं, ये साहब ने जो कहा, कॉलिंस साहब ने कहा। तो इतना डीबी में लॉस होता है। जैसे आप जो डिग्री है, बीम विड्थ है, ये आपका रिलेटिव लॉस है कॉलिंस के लिए, ये के लिए। तो ये गेम पर अरे उसके हिसाब से लॉसेस देखिए, ये कॉलिंस और ये साहब क्या कहते हैं, ये एक्स्ट्रा स्कैटरिंग लॉस है अगर आप एंटीना का गेन बढ़ाते हैं, यानी आप बीम विड्थ कम करते हैं। सिग्नल लॉस तो लेना ही लेना है लिंक बजट कंप्यूट करने के लिए। लिंक बजट क्या होता है? जितना भेजा, जितने पैसे हैं आपके पास और उतना आपने खर्च कर दिया तो कितना बचा। तो खर्च कर दिया मतलब जितना लॉस हुआ, तो बजट इसे कहते हैं हम। जो एक्स्ट्रा स्कैटरिंग लॉस है दैट इज accrued as antenna gain increases is clearly outweighed by the extra signal strength achieved with the greater antenna signal। इसका मतलब ये है कि सिग्नल लॉस तो आपको अकाउंट में लेना है लिंक बजट के कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन जो स्कैटरिंग लॉस है, जो एंटीना गेन इंक्रीज करने पर आएगा, वो आउटवे कर देगा एक्स्ट्रा सिग्नल स्ट्रेंथ जो आप एंटीना गेन को बढ़ा के अचीव करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप 50 dB 50 dB एंटीना एंटीना गेन रखते हैं, तो 100 dB का ये dB ऑफ सिग्नल, मतलब 50 dB दोनों एंड पे, रिसीवर और सेंडर, ये आ जाएगा। और जो स्कैटरिंग लॉस है, एक्स्ट्रा स्कैटरिंग लॉस, वो आपका करीबन 10.25 से 18.63 dB तक आपको झेलना पड़ेगा इसको। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो ट्रोपोस्फेयर का पाथ लॉस है वो कम से कम हो। हम चाहते हैं कि जो एंगल हो, जो टेक ऑफ एंगल हो, वो कम से कम हो। हम चाहते हैं कि जो एंटीना की बीम विड्थ हो वो कम से कम हो। हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी कम से कम रखें और पाथ लेंथ कम से कम रखें। हमारा मेन इसमें मुद्दा ये हो। तब मॉडल कैसे करें इन ट्रोपोस्फेरिक पाथ लॉस को? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वेरी करता है। आप देखिए, अब जैसे आप ग्राउंड से लेकर ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा, क्योंकि वाटर वेपर अलग है और हर जगह पे ट्रोपोस्फेयर में, और क्योंकि असली तो सारा कुछ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही डिपेंडेंट है। ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन में या ट्रोपोस्कैटर में वाटर वेपर का क्या इंडेक्स है इसमें। और कुछ मॉडल इसमें अज्यूम करते हैं या सोचते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ब्लॉब्स यानी कि अलग अलग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाते हैं अर्थ से लेकर ऊपर। कुछ मॉडल बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका स्ट्रेटिफिकेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके कारण स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन होती है इन लेयर्स में। तो एक्सपेरिमेंटल या जो स्टडीज हुई इतने सालों में, ये बताती है कि 1000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर
जो मेन चीज है वो स्कैटरिंग है। लेकिन जैसे ही लोअर फ्रीक्वेंसीज में आते हैं वहां पर, बट दैट एट लोअर फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट सम ऑफ द रिसीव सिग्नल इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। हायर फ्रीक्वेंसीज में आपको स्कैटरिंग मेन जो कंटेंट है वो देगा, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी में आपको रिफ्लेक्शन भी देगा। जो सीजनल चेंज हो रहे हैं या डायरनल चेंज हो रहे हैं, मतलब 24 घंटे में जो चेंजेस होते हैं हाइट के अनुसार, और जो ट्रोपोस्फेयर में कंपोजिशन चेंज होता है, ये भी आपका स्कैटरिंग वॉल्यूम को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करेगा। जैसे कि समर में एक ट्रोपोस्कैटर सिग्नल ये आपको 10 dB हाई मिलेगा, जबकि बनिस्बत की विंटर में। और अगर आप मिड आफ्टरनून सिग्नल देखेंगे तो आपको 5 dB कम मिलेगा, मतलब जो लॉसेस है, अगर आप इसको अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग सिग्नल से कंपेयर करें तो। क्योंकि दोपहर में सब चीजें क्लियर होती है, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर मिलेगी, यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे, सुबह या शाम को आपको मिलेगा। इसके अलावा आप समय के अनुसार भी देखेंगे कि तो आपके जो फेडिंग हो रही है ट्रोपोस्फेयर की सिग्नल की, समय के अनुसार भी ये चेंज होगी, जिसे हम रैपिड और शॉर्ट टर्म फेडिंग कह रहे हैं। अब हम इसको अब ये देखेगा, अब जब फेज है, एम्पलीट्यूड है सिग्नल्स के, उसके हिसाब से भी कई अलग अलग मॉडल्स में स्कैटरिंग वॉल्यूम को कंप्यूट किया जाता है। जो स्लो लॉन्ग टर्म फेडिंग है, ये है ग्रेजुअल जो चेंज हो रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और स्कैटरिंग वॉल्यूम में समय के अनुसार। तो स्लो और लॉन्ग टर्म फेडिंग इसी कारण होती है। तो बहुत सारे जो मॉडल है जो ट्रोपोस्फेरिक लॉस को कैलकुलेट करते हैं, वो इनको लेते हैं, इनको अकाउंट में लेते हैं, एनएस को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सरफेस रिफ्रैक्टिविटी जो कि एनएस है। लेकिन और भी चीजें इसमें है, केवल यही नहीं है, देखिएगा अभी आप फॉर्मूला आएगा। तो 6 मेथड हैं मेनली ट्रोपोस्फेरिक पाथ लॉस को कंप्यूट करने के लिए। इसमें आपका देखिए एनबीएस का मेथड है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स का, आईटीटी का मेथड है, सीसीआईटीटी, सीसीआईआर का मेथड है, यह मेथड है, राइडर मेथड है, कॉलिंस मेथड है। तो यह मेथड का अगर आप लॉस देखें तो वो इस तरीके से बनता है 30 log f plus 20 log d plus 10 थीटा माइनस 0.2 ns माइनस 310 प्लस LC प्लस 57, जहाँ पर f फ्रीक्वेंसी है आपका मेगाहर्ट्ज में, जो d है डिस्टेंस है माइल्स में, थीटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला थीटा, ये स्कैटरिंग एंगल है डिग्री में, ns जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सरफेस रिफ्रैक्टिविटी है, LC जो आप देख रहे हैं ये अपर्चर मीडियम कपलिंग लॉस है, और ये सब एम्पेरिकली आपको मिलते हैं। जो बॉब एटकिंस साहब थे उन्होंने इसको और थोड़ा सा और ठीक किया, उन्होंने कहा कि जो एलसी है वो कैसे निकल के आएगा। तो एलसी में आपका थीटा जिसमें स्कैटरिंग एंगल है डिग्रीज में, अल्फा यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो बैंडविड्थ ऑफ एंटीना 2 इंटू बैंडविड्थ ऑफ एंटीना 1 और उसका पावर 0.5। तो इसीलिए आप इस ये को आराम से अपने सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन में इसको कोड कर सकते हैं। अब लिमिट्स क्या है इन डेटा सेट्स की? जो इंटरस्टेशन डिस्टेंस है वो करीबन 50 से 350 माइल पे, और जो टेक ऑफ एंगल है, जो सम है हॉरिजॉन्टल एंगल का, टेक ऑफ एंगल का, वो 0.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। स्कैटर एंगल जो है 0.5 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और जो एंटीना बीम विड्थ है उनका अगर सम है तो 0.5 से 4 डिग्री तक होना चाहिए। तो हमने देखा कि ट्रोपो स्कैटर क्यों होता है, उसमें 6 मेथड से हमने ये के बारे में देखा जो सॉफ्टवेयर वाइज जो काफ़ी यूज़ होता है। ये अगर सॉफ्टवेयर देखें आप ट्रोपो स्कैटर लॉसेस के, तो उसमें ये का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये थोड़ी बात थी आपके ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन की, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें रोल प्ले करती हैं अलग अलग विधाएं फिजिक्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।